कक्षा 10वीं के हिंदी के छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है राजहंस पाठशाला में। मैं शेफाली शर्मा आपके लिए उपस्थित हूँ क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ और पुस्तक के 10वें पाठ नेताजी का चश्मा को लेकर। आज हम इस पाठ का आरंभ करने जा रहे हैं। इस पाठ की पढ़ाई के दौरान हम इसके भावार्थ को विस्तार से समझेंगे, शब्दार्थों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अभ्यास प्रश्नों को समझकर याद करेंगे। साथ ही साथ पाठ से जुड़ी हुई अनेक रोचक जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलें पाठ 10 नेताजी का चश्मा की ओर। सबसे पहले लेते हैं लेखक परिचय। लेखक स्वयं प्रकाश हैं और स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके ये एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की और उसके बाद में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में रहे। थोड़ा सा इस शब्द को समझिए। औद्योगिक का मतलब है इंडस्ट्रियल और प्रतिष्ठान का मतलब है इंस्टीट्यूशन। तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी प्रतिष्ठान में इनकी नौकरी थी और इन्होंने अपने जीवन का जो अधिकांश हिस्सा है, बचपन से लेकर नौकरी तक का हिस्सा राजस्थान में बिताया ये। और फिलहाल ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मतलब है स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी, सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट। उसके बाद में भोपाल में रहते हैं और वसुधा नामक पत्रिका का संपादन करते हैं। संपादन का मतलब है ये एडिटर हैं उसके। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। 8वें दशक का मतलब है 1980s में, यानी 1980-81 से लेकर 89-90 तक जो 10 वर्ष हैं उनको हम 8वां दशक कहेंगे। दशक का मतलब होता है डिकेड। तो 8वां दशक हुआ 1980 से लेकर 1989 और 90 तक चलेगा ये दशक। तो इसमें स्वयं प्रकाश एक लेखक के रूप में उभरे और आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। समकालीन का मतलब कंटेम्परेरी, यानी हमारे ही काल में जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उसके एक नामी हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर का मतलब नामी हस्ती हैं, इनका नाम दूर दूर तक लोग जानते हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय का मतलब जिनका नाम विशेष रूप से लिया जाना चाहिए, जिनको मेंशन करना चाहिए, वो ये नाम है खास तौर पे, यानी ये सबसे अधिक प्रसिद्ध इनकी कृतियां हैं। स्वयं प्रकाश के बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। देखिए इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं जिनका नाम है बीच में विनय और ईंधन। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। ये वो अवार्ड्स हैं जो इन्हें मिले हैं। पहल सम्मान इन्हें मिला है, वनमाली पुरस्कार है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इनसे इन्हें सम्मानित किया गया है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। मध्यवर्गीय का मतलब है मिडिल इनकम ग्रुप या मिडिल क्लास जिसे हम कह सकते हैं। आपको बता दूं अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे देश में ये मध्य वर्ग उपजा था। अंग्रेज़ों के दौरान, अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये मध्य वर्ग हमारे यहाँ पैदा हुआ था, एक तरह से हम कह सकते हैं। और ये सैलरीड क्लास थी। एक्चुअली अंग्रेज़ों ने सैलरी देकर इन लोगों को काम दिया था। इससे पहले हमारे यहाँ अमीर होते थे या फिर ज़्यादातर कृषक और अन्य काम करने वाले लोग होते थे, लेकिन सबका अपना काम होता था। कोई किसी और के लिए तनख्वाह पर काम नहीं किया करता था। तो मध्य वर्ग का जो जीवन है इसके कुशल चितेरे हैं स्वयं प्रकाश। उसकी जो परेशानियां हैं, उसके जो दुख हैं, कष्ट हैं, उसकी समस्याएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चितेरे का मतलब चित्र बनाने वाले, चित्रकार। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए चित्र बनाते हैं। चित्र यहाँ पर सच्चे अर्थों में चित्रकार नहीं है। स्वयं प्रकाश कहानियों के माध्यम से चित्र बनाते हैं, यानी ऐसी कहानियाँ बनाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी आंखों के सामने सारी घटनाएं घट रही हैं। वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है इनकी कहानियों में। वर्ग शोषण क्या होता है?
अमीर गरीब का जब शोषण करता है, यानी उसको टॉर्चर करता है या उसको कष्ट देकर उसके लाभ का हिस्सा खुद छीन लेता है, ये शोषण कहलाता है। उसके विरुद्ध चेतना दिखाई देती है, उनके अंदर एक ऐसा जज्बा दिखाई देता है कि वो विरोध करते हैं उसका। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। जहाँ ये सब चीज़ें हैं कि मध्य वर्ग के जीवन का वर्णन है, वर्ग शोषण का उल्लेख है, वहीं पर हमारे समाज के अंदर जाति के आधार पर संप्रदाय एक्चुअली होता है धर्म के जो छोटे छोटे वर्ग बन जाते हैं उनको संप्रदाय कहते हैं। और लिंग यानी जेंडर के आधार पर जो भेदभाव हमारी सोसाइटी में दिखाई देता है उसके खिलाफ प्रतिकार, विरोध का स्वर उनका है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। किस्सा गोई शैली क्या है? असल में ये पहले तो हमारे भारतीय समाज में एक किस्सा कहने की शैली हमें घर परिवार में खूब दिखाई देती है। हमारी दादियाँ, नानियाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग खूब किस्से सुनाते हैं और ऐसे इंस्पिरेशनल होते हैं वो किस्से कि उनसे बच्चे सीखते भी हैं, लोग सीखते भी हैं और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब मुगल काल के दौरान ये किस्सा गोई शैली बन गई, यानी कि इसको लोगों ने प्रोफेशन की तरह से इस्तेमाल किया था और इसके अंदर किस्सा और उसके अंदर एक और किस्सा, उसके अंदर एक और किस्सा, उसके अंदर एक और किस्सा, इस तरह से लंबे लंबे किस्से सुनाई देते थे। तो किस्सा गो कहलाता है असल में किस्सा कहने वाला, और किस्सा गोई एक शैली, एक स्टाइल बन गया कहानियाँ लिखने का। ऐसा लगता है हम कहानी नहीं सुन रहे बल्कि हमें कोई किस्सा सुना रहा है। तो वो इनकी कहानियों की विशेषता है और हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। वाचिक परंपरा का मतलब बोलने वाली परंपरा। हिंदी में जो बोलकर कहानी कहना है उस शैली को इन्होंने समृद्ध किया, इन्होंने एनरिच किया है एक तरह से। अब आते हैं हम पाठ पर। यहाँ से हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश की कहानी है और इसे इन्होंने किस्सा गोई शैली में ही लिखा है। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लें कि इसमें आखिरकार कहा क्या है, किस तरफ लेखक का ध्यान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया होता है किसी पाठ का वो हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो ये सेंट्रल आइडिया क्या है वो देखिए। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि एक मानचित्र पर, एक मैप पे हमने किसी कंट्री को देख लिया और हम कहते हैं ये इंडिया है, ये अमेरिका है, पाकिस्तान है। लेकिन लेखक समझा रहे हैं कि केवल इसका मतलब देश नहीं होता कि वो चारों तरफ सीमाओं से घिरा हुआ एक भूभाग है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। क्या कह रहे हैं लेखक कि देश किससे बनता है? सबसे पहले वहाँ के देशवासियों से बनता है। इसके अलावा वहाँ की जो प्रकृति है उसमें चाहे नदियाँ हों, चाहे पहाड़ हों, चाहे पेड़ पौधे हों, वनस्पति यानी वेजिटेशन और पशु पक्षी हों, इन सब का इंक्लूजन, इन सब को हम इंक्लूड करते हैं तब कहीं जाके देश बनता है। और किससे बनता है? इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। अब इस देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति कौन हुआ? जिसमें देशभक्ति का भाव है। तो देशभक्ति का क्या अर्थ है? इन सब से, यानी केवल वहाँ के नागरिकों, वहाँ के लोगों से, वहाँ की प्रांत से या वहाँ की भाषा से किसी एक पक्ष से प्रेम करने वाला व्यक्ति देशभक्त नहीं होगा। देशभक्त होगा जो वहाँ के लोगों से प्यार करता है, वहाँ की हर नदी, हर पहाड़, पेड़ पौधे, पशु, वनस्पति सबसे प्यार करता है, वही सच्चा देशभक्त है और उसकी वो भावना ही देशभक्ति की भावना है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। जो कहानी है इसकी क्या खासियत है कि इसमें एक पात्र है, आप पढ़ेंगे अभी कहानी को, तो उसमें कैप्टन चश्मे वाला है। उस पात्र के माध्यम से हमारे देश के जो करोड़ों नागरिक हैं जो अपनी देशभक्ति की भावना को वैसे तो व्यक्त नहीं करते लेकिन किसी न किसी रूप में छोटे बड़े कार्य करके देश की सेवा कर रहे हैं, देशभक्ति का भाव रोज प्रकट करते हैं, उन सब का एक तरह से ये रिप्रेजेंटेशन करता है।
तो ये जो कैप्टन चश्मेवाला है, हमारे देशवासियों का, जो देशभक्त देशवासी हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे नागरिकों के योगदान को रेखांकित करने वाली है कहानी। रेखांकित का मतलब अंडरलाइन करके बाकायदा समझाती है कि ये होते हैं देशभक्त, ऐसे देश के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की जाती है। तो जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति ही राजनेता बने, कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति ही सैनिक बने, लेकिन बाकी तरह तरह के काम करने वाले, छोटे बड़े काम करने वाले, बिल्कुल सामान्य या निकृष्ट किस्म का भी काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं किसी भी रूप में अपने देश की सेवा नहीं कर सकता। लेखक का मानना है कि हर व्यक्ति देश की के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर सकता है। वो जो भी छोटा या बड़ा काम कर रहा है, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्ची बात यह है कि उसमें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, तब वो हर रूप में जो कार्य करेगा वो देश की सेवा का कार्य होगा। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये देखिए, केवल बड़े और बुजुर्गों की बात नहीं है, देशभक्ति की भावना हमारी नई पीढ़ी में, हमारे बच्चों में भी हो सकती है। इस चीज़ को वो व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब कस्बा क्या होता है थोड़ा सा समझिए। बड़े शहरों के अंदर तरह तरह की फैसिलिटीज़ होती है, चकाचौंध होती है, बहुत बड़े स्तर पर सब कुछ होता है। लेकिन गाँव में उसको देखते हुए कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना के बराबर होती हैं। और गांव और शहरों के बीच में जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं उनको हम कस्बा कहते हैं, जिनमें गांव से तो कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं लेकिन शहरों जितनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो हालदार साहब यहाँ पर एक पात्र हैं जिनसे जुड़ी हुई है ये कहानी। हालदार साहब अपनी जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी के काम को करने के लिए एक कस्बे से होकर गुजरते थे, एक टाउन से होकर गुजरते थे। हर 15वें दिन उनको वहाँ से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। अब पक्के मकान के नाम पर भी गिनती के थोड़े से मकान थे और बाजार के नाम पर केवल एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। अब उस कस्बे में क्या क्या था? बच्चे पढ़ते थे तो एक लड़कों का स्कूल बनवा दिया गया, एक लड़कियों का स्कूल बनवा दिया गया। वहाँ के जो मजदूर लोग हैं वो कहाँ काम करते थे? एक सीमेंट की फैक्ट्री में, एक छोटा सा कारखाना था, एक फैक्ट्री थी। ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर सिनेमा घर क्या थे ये मैं आपको बाद में विस्तार से ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इतना आप अभी समझ लीजिए कि एक ऐसा सिनेमा घर जिस पर छत नहीं होती, लोग खुले आकाश के नीचे बैठकर सिनेमा देखते हैं, उनको हम ओपन एयर सिनेमा घर कहते हैं। एक ठो नगर पालिका भी थी। देखिए, एक ठो का मतलब है एक, गिनती की एक। ये ठो का प्रयोग बंगाल, बिहार इत्यादि में चलता है, तो लेखक ने जानबूझ के थोड़ा सा प्रांतीय प्रयोग किया है। तो एक ठो का मतलब है संख्या में एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। अब जो कस्बे में रहने वाले लोग हैं उनकी सेवा के लिए छोटा मोटा कार्य ये नगर पालिका करती रहती थी। तो उनकी सुविधा के लिए सड़क कच्ची है तो उसे पक्की करवा दिया, लोगों के लिए जन सुविधा के लिए पेशाब घर इत्यादि बनवा दी। कबूतरों की छतरी होती है एक ऐसी छायादार जगह जहाँ पे आके पक्षी वगैरह बैठ जाते हैं, लोग वहाँ दाना वाना डाल देते हैं उनको खाने के लिए। और कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवा दिए, जैसे कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब ये जो नगर पालिका थी, इसके कई अधिकारी होते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जिसके अंदर बड़ा उत्साह होता है, जो सचमुच बड़े मन से काम करता है। तो प्रशासनिक अधिकारी यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ऐसा एक ऑफिशियल, एक ऐसा ऑफिसर था, उसने शायद कोशिश कर करा के जो बाजार था ना इस कस्बे का, एक ही बाजार था आपको पता है, उसका जो ये जो मुख्य बाजार था, इसके मुख्य चौराहे पर, यहाँ यानी जहाँ से 4 राहें फटती हैं, यानी जो
एक तरह से उस बाजार की सेंट्रल पॉइंट था जहाँ से 4 राहें निकलती हैं, वहाँ पर सोचा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा, एक मूर्ति लगवानी चाहिए। किस चीज़ की? संगमरमर की, मार्बल की एक मूर्ति लगवानी चाहिए। तो उसने ये कोशिश करा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति उस चौराहे के बीचों बीच लगवा दी, जो मार्बल की बनी हुई थी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अभी लेखक हमारे अंदर जिज्ञासा रखना चाहता है कि देखिए भाई, इस मूर्ति के अंदर किस हिस्से की बात हो रही है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। वाक्य लंबा है, इसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। पूरी बात तो अब तक पता नहीं। भाई लेखक कह रहे हैं कि क्या कारण था, इस मूर्ति से जुड़ी हुई जो कमी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमें आगे स्पष्ट होगी। तो लेखक को पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगा रहा है लेखक। लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी इन प्रशासनिक बोर्ड वाले अधिकारियों को नहीं थी। ये नहीं पता था कि कौन से अच्छे मूर्तिकार को यहाँ बुलाया जाए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई जाए। दूसरी बात, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह रही। अब जो अच्छी मूर्ति अगर बनवाते तो कलाकार या मूर्तिकार भी बहुत अच्छा नामी लेके आते। वो अच्छी लागत मांगता, अच्छे पैसे मांगता, तो उसका जो अनुमान था, उन्हें अंदाज़ा था कि भाई अच्छा मूर्तिकार तो बहुत पैसे मांगेगा, और उपलब्ध बजट यानी कि नगर पालिका का जितना बजट था, जितना अवेलेबल बजट था, उससे कहीं ज़्यादा ही पैसे मांगेगा। इसलिए काफ़ी समय ऊहापोह रही। ऊहापोह शब्द का मतलब है एक उलझन रही, एक संशय की सी स्थिति रही, समझ नहीं आया क्या करें, करें या ना करें। और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। पहली बात, ऊहापोह रही होगी। फिर ऊपर जो और अधिकारी हैं उनको चिट्ठी लिखी होगी कि हम मूर्ति बनवाना चाहते हैं, इसकी लागत ज़्यादा आएगी, इसके लिए हमें पैसा दिया जाए। इस तरह की बातों में चिट्ठी पत्री में समय काफ़ी बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो नगर पालिका इत्यादि के चुनाव होते हैं तो जो एक खास टेन्योर होता है। शासनावधि का मतलब है जो शासन करने का एक टेन्योर, एक समय का समय की अवधि या समय सीमा। यानी जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, केंद्र की सरकार बनती है इत्यादि, आपने सुना होगा। तो यहाँ भी इन सब कामों में इतना समय निकल गया कि बोर्ड के लिए अब एक समस्या आ गई कि भाई शासनावधि तो खत्म होने वाली है। अब ये खत्म होने वाली जो शासनावधि है, इसमें बचे हुए जो लिमिटेड टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक स्थानीय कलाकार ढूंढना पड़ेगा। स्थानीय का मतलब जो लोकल कलाकार होते हैं, वहीं उस कस्बे में कोई छोटा मोटा कलाकार हो, उसको अवसर देने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। अब आखिर में क्या किया होगा, मजबूरी आ गई, समय खत्म होने वाला है, इसलिए कस्बे के जो स्कूल था ना, उसके हाई स्कूल के जो इकलौते यानी एक ही जो ड्राइंग मास्टर थे। अब आप देखिए कि ड्राइंग मास्टर जो हैं वो तो कागज़ के ऊपर पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन उनसे मूर्ति बनाने का कार्य इन्होंने करवाया। तो मान लेते हैं, मान लीजिए, ऐसे ये एक रोचक शैली है, किस्सा गोई शैली इसीलिए है यहाँ पर, मान लेते हैं कि वो मोतीलाल जी होगा उनका नाम। ऐसे ही एक जो लेखक ने अपने तरह से कहानी के अंदर एक सुंदरता लाने के लिए कोशिश की है, को ही यह काम सौंप दिया होगा। अंदाज़ा लगा रहे हैं लेखक कि जो ड्राइंग मास्टर थे शायद उन्हीं को ये काम सौंप दिया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। क्या कह रहे थे वो, क्योंकि गरीब आदमी थे, काम काज मिलता नहीं था और इतना बड़ा काम उनको मिल रहा था, इसलिए उन्होंने क्या कहा होगा, क्या विश्वास दिलाया होगा कि मैं तो जी एक महीने के अंदर ही मूर्ति बनाकर पटक दूंगा। पटक देने का मतलब है छुट्टी पाऊंगा। अब पटक देने शब्द से ये भाव पता चलता है, ये मूर्ति बनाने वाले ने पूरे भक्ति भाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति नहीं बनाई। उसके सामने
जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि महीने भर में मूर्ति बनानी है, और दूसरा उसको एक लालच है कि कहीं अगर मैंने मूर्ति बना दी तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो उसका उद्देश्य पैसा है, उसका उद्देश्य समय की सीमा में काम को ख़त्म करना है। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की बहुत अच्छी मूर्ति बनाना नहीं है उसका उद्देश्य। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, मूर्ति मार्बल की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। अब उस मूर्ति का वर्णन कर रहे हैं। मूर्ति जो थी एक तरह से नेताजी की छाती तक बनी हुई थी, जिसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र अक्सर आपने देखा होगा। उनकी टोपी वो सिर पर पहनते थे, उससे लेकर उनके कोट के सेकंड बटन तक करीब करीब जहां उनकी छाती खत्म होती है वहां तक की मूर्ति थी। इसको क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखिए। बस्ट का क्या मतलब है? टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी कि किसी भी इंसान की सिर से लेकर उसकी छाती तक की जो मूर्ति होती है उसको बस्ट कहते हैं। और सुंदर थी, मूर्ति तो सुंदर बनाई थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। मासूम का मतलब भोले से दिखाई दे रहे थे, कमसिन का मतलब उनकी उम्र छोटी लग रही थी। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, पूरा यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अधूरा लिखा उन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे नेताजी ने दिए थे हमें, वगैरह याद आने लगते थे। इस मूर्ति को हम जैसे ही देखते थे तो हमें ध्यान आने लग जाता था कि ये वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये उन्हीं की मूर्ति है जिन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। निश्चित रूप से ये मूर्ति बनाना सफल यानी अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रयास था और सराहनीय, तारीफ के लायक कोशिश थी। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। अब मूर्ति तो बड़ी सुंदर बन गई लेकिन उसमें कमी रह गई। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, मार्बल का नहीं बना था। मूर्ति तो पूरी संगमरमर की थी लेकिन मार्बल का चश्मा नहीं बन पाया। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब हालदार साहब ने क्या देखा कि मूर्ति तो बनी हुई है लेकिन उसके ऊपर जो इंसान पहनते हैं ऐसे चश्मे का एक चौड़ा काला फ्रेम पहनाया गया है, क्योंकि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। उस कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित किया का मतलब है नोटिस कर लिया, उन्होंने देख लिया ये कमी रह गई है और इस पर एक इंसानी चश्मा पहना दिया गया है, ये उन्होंने नोटिस कर लिया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक का क्या मतलब होता है? एक क्यूरोसिटी से भरी हुई, जिज्ञासा से भरी हुई मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई दी, क्योंकि उनके मन में ये प्रश्न जागा, एक जानने की इच्छा जागी कि आखिर ये ऐसा किसने किया, क्यों किया, ये चश्मा क्यों पहनाया होगा, किसने पहनाया होगा। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। सोचते रहे लेकिन आखिरकार अंतिम निर्णय क्या लिया कि भाई सचमुच यहाँ के जो लोग हैं इनका प्रयास सराहनीय, तारीफ के लायक है। इन्होंने एक पहल तो की, एक देशभक्त की, एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति तो बनाई चौराहे पर। महत्व तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। देखिए यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है, देशभक्ति का हम मजाक उड़ाते हैं, तो कम से कम इस कस्बे के लोगों में देशभक्ति तो है। इन्होंने किसी और की मूर्ति न बनाकर एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति बनाई। असली इम्पोर्टेंस किस चीज की है? देशभक्ति की भावना की है, क्योंकि आज देशभक्ति की भावना का मजाक उड़ता है। इसलिए मूर्ति में थोड़ी बहुत कमी रह गई तो कोई बात नहीं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। आज कुछ चेंजेस थे। आपको पहले बताया गया था हर 15वें दिन हालदार साहब इस कस्बे से होकर गुजरते हैं। अब अगले 15वें दिन जब वो गुजरे
तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति का जो चश्मा, जो पिछली बार उन्होंने चौड़े फ्रेम का चश्मा देखा था, आज चश्मा कुछ बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा, जैसे गांधी जी पहनते हैं उस तरह का चश्मा पहनाया हुआ था। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। कौतुक का मतलब भी कौतूहल ही है, जैसे पिछली स्लाइड में हमने ये वर्ड पढ़ा था। कौतुक का मतलब भी क्यूरोसिटी है, जानकारी लेने की एक इच्छा, जिज्ञासा और बढ़ गई कि भाई ये चश्मा पहना रखा था पिछली बार, तो ये जानने की कोशिश थी कौन पहनाता है, क्यों पहनाता है। इस बार ये प्रश्न हुआ कि ये बदला क्यों। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। अब फिर अगले 15 दिन बाद जब लौटे या उधर से गुजरे, उन्होंने देखा कि ये तो तीसरी बार भी एक नया चश्मा है। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। क्या आदत पड़ गई अब हालदार साहब को, हर बार वहां पर गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और साथ साथ मूर्ति को देखते और उस दिन क्या चश्मा पहन रखा है इस पर ध्यान देते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। कौतूहल का मतलब वही जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, और दुर्दमनीय का मतलब, दमन शब्द का मतलब होता दबाना, दुर्दमनीय का मतलब मुश्किल से दबाए जाने वाली। तो उनकी इच्छा जो है अब दबाई नहीं जा सकती थी, इसलिए आज तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया। पहले तो नहीं पूछा था। क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, बड़ा स्वाभाविक था, वो पान बनाता भी था, खुद भी पान खाने का उसको शौक था। आज उसको जवाब देना पड़ा, क्योंकि पहली बार हालदार साहब ने उनसे ये पूछा कि चश्मा बदला कैसे जाता है। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाले का यहाँ पर चित्रण है, उसका जो हम कहते हैं ना इंग्लिश के क्वेश्चंस में आप करते कैरेक्टर स्केच, वो कैरेक्टर स्केच यहाँ पर तैयार हो रहा है, उसको आप समझिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक काला और मोटा खुश मिजाज आदमी था पान वाला। काले रंग का था, मोटा था और साथ ही साथ खुश मिजाज का मतलब हमेशा मस्त रहने वाला, प्रसन्न रहना। मिजाज का मतलब होता है मूड, खुश मिजाज का मतलब अच्छे मूड वाला आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी आंखों में एक शरारत सी नजर आई। उसकी तोंद थिरकी, तोंद का मतलब है पेट, जो कई पुरुषों में काफी फूल जाता है मोटापे के कारण, तो वो धीरे धीरे हिलने लगा जब वो हंसने लगा। तो पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। यहाँ पर देखिए ये उसकी आदत है, पान खाना, पान की पीक को थूकना, और पान खाते खाते उसके दांत लाल और काले रंग के हो चुके हैं। कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। पान वाले ने क्या जवाब दिया कि ये सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हालदार साहब समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा क्या करता है भाई? चश्मा चेंज कर देता है। अब उन्होंने पूछा था ना चश्मा चेंज कौन करता है, तो उसका जवाब दे रहे हैं। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि क्यों भाई, ये इस कस्बे में ये कौन आदमी है, क्यों चेंज करता है? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब देखिए यहाँ पे जो प्रांतीय भाषा है उसका प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है। गिराक का मतलब ग्राहक, कस्टमर। कोई गिराक आ गया समझो, कोई कस्टमर आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट का मतलब चौड़ा फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर का मतलब किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। वो क्या करता था कैप्टन चश्मे वाला? मूर्ति पर अगर ऐसा ही चौड़े फ्रेम का चश्मा पहना रखा है तो उसको, उस कस्टमर को वो मूर्ति वाला चश्मा उतार के दे देता था। उधर यानी उधर दूसरा बिठा दिया, दूसरा पहना दिया। ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। अब समझ में आने लगी बात, ये पान वाला क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब क्या समझे हालदार साहब? वो यहाँ लिखा हुआ है कि चश्मे वाला है कोई आदमी, उसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। उस बेचारे को क्या लगता है, ये कई लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि वो
जो निर्जीव वस्तुएं हैं या जिनके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, उनके लिए भी वो फील करते हैं। तो शायद उसको ये चीज़ आहत करती है, आहत का मतलब चोट पहुंचाती है, उसको घायल कर देती है ये चीज़ कि नेताजी के ऊपर चश्मा नहीं है, और उसको बड़ा बुरा लगता है। उसको वो इमेजिन करता है कि कोई चश्मे वाला व्यक्ति अगर बिना चश्मे के रहे तो उसे कितनी असुविधा होती है, कितनी अनईजीनेस होती है, कितना परेशान होता है वो आदमी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं अपने चश्मों में से कोई एक उनको पहनाऊंगा। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो ये जो कैप्टन है वो क्या करता है कि उसकी जो छोटी सी दुकान है उसमें थोड़े बहुत फ्रेम है, ज़्यादा बड़ी तो दुकान नहीं है क्योंकि कस्बा ही छोटा सा है। तो वो उनमें से कोई निकाल कर नेताजी की मूर्ति पर पहना देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार का मतलब ज़रूरत होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। वो क्या करता है कि शायद ऐसा करता होगा, अंदाज़ा लगा रहे हालदार साहब कि बल्कि नेताजी से शायद वो क्षमा मांगता होगा, माफ़ी मांगता होगा, मुझे माफ़ करिएगा, मेरे ग्राहक को यही वाला चश्मा चाहिए जो आपने पहन रखा है, इसलिए मैं उतार रहा हूँ। और फिर वो उसको उतार कर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। लेकिन जिम्मेदारी क्या है उसकी कि नेताजी की आंखें बिना चश्मे के नहीं रहनी चाहिए, इसलिए दूसरा फ्रेम पहना देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। हरदार साहब ने मन ही मन कहा, क्या बात है, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, जो मूर्ति के साथ बना था वो वाला चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। लगातार पान, कई लोग होते हैं ना जैसे चेन स्मोकर होते हैं, उसी तरह से ये लगातार पान खाने वाला है। तो इसने दूसरा पान इस बीच में अंदर मुंह में डाल लिया। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी शरारती हंसी फिर देखी हवलदार साहब ने, उसकी तोंद थिरकी, उसको हंसी आई तो उसका पेट हिला। कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कत्थे की डंडी, कत्था जो होता है आपने देखा होगा, पान के अंदर तंबाकू डाला जाता है, चूना लगाया जाता है, ऐसे ही कत्था भी एक पदार्थ होता है, थोड़ा लिक्विड होता है, हल्का सा वाइट और ब्राउनिश सी शेड का होता है। तो वो लगाते हुए उसने, जैसे ही पान पर कत्था लगाने का कार्य खत्म हुआ, उसके बर्तन में उसने तेजी से डंडी डाली, फेंकी और पीछे मुड़कर उसने जल्दी से पीक थूकी, क्योंकि उसको पीक थूकनी थी। पीक क्या होता है, पान खाते खाते जो मुंह में एक रस सा इकट्ठा हो जाता है, अतिरिक्त रस, उसको फेंकते हैं पान खाने वाले। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर कौन है? मास्टर मोतीलाल हैं, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, और वो ही शायद इसको बनाना भूल गए। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। देखिए, हर व्यक्ति एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से लेता है। पान वाले के लिए तो ये इंटरेस्टिंग बात थी, वो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात बता रहा था, लेकिन हवलदार साहब को ये दुखित करने वाली बात लगी। वो चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए। जो व्यक्ति इतनी बड़ी मूर्ति बना सकता है वो बस चश्मा ही नहीं बना पाया। और द्रवित करने का मतलब है वो इमोशनल हो गए, उनको रोना सा आ गया, उनका दिल पिघल गया इस बात को देखकर कि देखिए मूर्तिकार ने कितनी बड़ी लापरवाही दिखाई है। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक है। जो मास्टर जी बोला, अब अंदाजा लगाया, क्योंकि हवलदार साहब ने लिखा हुआ देखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, तो मास्टर से उन्हें समझ में आया कि शायद ये इस कस्बे के अध्यापक हैं, इसके स्कूलों में पढ़ाते हैं। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। जो बात पहले आई थी कि जल्दी जल्दी बनाई होगी, एक महीने में किसी तरह से मूर्ति खत्म की होगी, तो छूट गया होगा ये चश्मा बनाना। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। अब हवलदार साहब और भी कई बातें सोच रहे हैं कि चलो ये तो मान सकते हैं कि एक महीने की जल्दी में वो चश्मा नहीं बना पाए, लेकिन कई और भी तो प्रश्न हैं, शायद इस वजह से भी चश्मा ना बनाया हो। पहली बात क्या है कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। जो संगमरमर होता है वाइट कलर का होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो ऐसे में ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे बनाया जाए। चश्मे में तो शीशा होता है, तो ट्रांसपेरेंसी उसमें कैसे दिखाई जा सकती है।
कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। जो कांच लगाने वाला है वो इस चश्मे के अंदर नहीं लगा पाया होगा कांच, क्योंकि संगमरमर का चश्मा लगाना था। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, बेचारे ने कोशिश भी की होगी लेकिन ठीक से लगा नहीं पाया होगा, क्योंकि संगमरमर में उसको फिक्स करना था। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। तो कलाकार ने कोशिश की होगी चश्मे को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, पतली से पतली परत बनाई जाए चश्मे के शीशे की, लेकिन शायद इतनी बारीक कर दी होगी वो कि चश्मा ही टूट गया होगा। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा। हो सकता है कि मूर्ति बनने के बाद में संगमरमर का चश्मा अलग से बनाया और उस पर फिट करने की कोशिश की हो, वह निकल गया होगा, वो ठीक से फिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मूर्ति के कान मनुष्य के कान तो जैसे तो नहीं है, क्योंकि कान के ऊपर फिक्स हो जाएगा, हो सकता है वो गिर गया हो। उफ का मतलब है कुछ समझ नहीं आता। कई तरह के विचार हवलदार साहब के मन में चल रहे हैं। हवलदार साहब को ये सब कुछ बहुत विचित्र करने वाला और कौतुक भरा लगा। विचित्र इसलिए लगा क्योंकि सब कुछ बड़ा अजीब था। उन्होंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा सब कुछ देखा था। और कौतुक भरे का मतलब है उनमें अलग अलग तरह के प्रश्न जिज्ञासा के भर गए थे। उनके लिए हर चीज़ में प्रश्न ही प्रश्न थे जिनका उत्तर ठीक से नहीं मिल रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले। अब ख्यालों में खोए हुए थे, तरह तरह के सवाल, और उनके मन ही मन वो जवाब देते चले आ रहे थे। पान वाले के पैसे चुकाए और साथ ही साथ चश्मे वाले की जो देशभक्ति थी उसके समक्ष यानी उसके सामने नतमस्तक हुए। उन्होंने सिर झुकाया क्योंकि वो आदर कर रहे थे उस चश्मे वाले की देशभक्ति का। और जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? अब उनके मन में एक और प्रश्न जागा, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला नाम सुना तो उन्हें लगा कि कहीं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी तो नहीं है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो उन्हें लगा कहीं ये पुराना कोई भूतपूर्व सैनिक या साथी तो नहीं है उस ज़माने का। यही बात आगे भी आ रही है कहानी के अंदर। या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। भूतपूर्व का मतलब पुराने ज़माने का, जो जिसने रिटायरमेंट ले लिया या रिटायर हो गया हो, जो सिपाही पुराने समय में नेताजी के साथ रहा हो। पान वाला नया पान खा रहा था। उसकी तो आदत है हर कुछ देर में उसका पान मुंह से ख़त्म हो जाता है, वो नया पान खाना शुरू कर देता है। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला। देखिए कितने सुंदर ढंग से सारी चित्रात्मकता है, हमारी आंखों के सामने सारे एक्शंस आ जाते हैं। उसने खाते खाते पान को मुंह से कुछ देर दूर रोका और हवलदार साहब के प्रश्न का पहले जवाब दिया। उसकी जो लाल काली बत्ती सी हो गई थी पान खा खा के, वो दिखाई दे रही थी और हंसते हुए बोला, नहीं साहब, साहब यानी साहब। हम लोग ज़्यादातर कई शब्दों को जल्दी बोल जाते हैं, इसलिए कुछ अक्षर खा जाते हैं। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर पान वाले की मानसिकता बताई गई है और साथ ही साथ इस वाक्य से कहीं ना कहीं हम देशवासियों की मानसिकता भी बताई गई है। हम ज़्यादातर जो बहुत अधिक डिवोटेड लोग होते हैं किसी अच्छे काम के लिए, उसका मजाक ही बनाते हैं। इसी तरह से कैप्टन चश्मे वाले के लिए, क्योंकि उसमें देशभक्ति की अत्यधिक मात्रा थी, जो पान वाला है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहा है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। ये जो कैप्टन चश्मे वाला है उसका एक पैर खराब है, वो एक पैर से लंगड़ा कर चलता है, इसलिए उसको लंगड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाया। तो पहले फिर पागल है पागल कहकर ये भी मजाक उड़ाया कि उसमें तो देशभक्ति का पागलपन सवार, एक जुनून सवार है। वो देखो वो आ रहा है। अब इस समय हवलदार साहब को जो कैप्टन है चश्मे वाला वो आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसे पान वाले ने दिखाया है। आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब देखिए
पानवाले ने एक और व्यंग्य किया कि उसका कहीं फ़ोटो वोटो छपवा दो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरह की जो बातें हैं, देशभक्ति दिखाना या देश के प्रति प्रेम दिखाना, उसके लिए उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या होती है कि कहीं हमारा फ़ोटो वोटो छप जाए, कहीं हम एडवर्टाइज़ हो जाएं, या कहीं हमारी इतनी तारीफ़ हो जाए मीडिया के माध्यम से दुनिया में कि हमें उस नाम से बहुत लाभ हो जाए। तो उसे लग रहा था कि कैप्टन चश्मे वाला भी शायद ये नाम कमाने के लिए सब करता है, इसलिए हालदार साहब से उसने कहा कि आप उसका फ़ोटो वोटो कहीं छपवा दो। हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा इस समय तक। अभी तक तो वो पानवाले से सारी जानकारियाँ ले रहे थे, लेकिन जब उसने देशभक्त का यानी कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया तो ये बात उनको चुभ गई। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक का मतलब क्या होता है, कुछ बोल न सूझना, कुछ बोल न पाना। वाक का मतलब होता है वाणी, आवाज़, और अवाक का मतलब बिना आवाज़ के रह जाना। जब कई बार मुंह खुला रहता है और कोई भी शब्द सूझता नहीं है बोलने के लिए, हम अचंभे में रह जाते हैं, तो अवाक रहने की स्थिति होती है। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति है, कैसा है, बेहद बूढ़ा है, बुढ़ापा आ चुका है उसको, मरियल सा है यानी बहुत कमज़ोर है, लंगड़ा आदमी है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। सिर पर उसकी गांधी टोपी है। देखिए, गांधी टोपी उस ज़माने में देशभक्त लोग पहना करते थे, क्योंकि गांधी जी का सम्मान भी बहुत अधिक था हमारे देश के लोगों में। हम जैसा कि जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए उनके आदर और सम्मान के लिए लोग गांधी टोपी पहना करते थे। आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था वो व्यक्ति, और एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी। संदूक कहते हैं एक ट्रंक या एक अटैची टाइप को। संदूक होता है बड़ा और संदूकची छोटा, यानी छोटी सी एक अटैची टाइप उसने हाथ में ले रखी थी। और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था। वो एक तरह से फेरी लगाने वाला है, हॉकर जिसको कहते हैं ना, आवाज़ लगा लगा के सामान बेचने वाला। उसके पास तो अपनी दुकान भी नहीं है। एक बांस के ऊपर उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है और उसके ऊपर चश्मे टांगे हुए हैं। आप अपनी पुस्तक की के चित्र में भी ये बात देख सकते हैं कि किस तरह से वो चश्मे लगाकर एक बांस के ऊपर, एक बोर्ड के ऊपर वो गली गली घूमता था। तो वहाँ गली से वो निकल रहा था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। अब थोड़ी देर विश्राम के लिए और नेताजी की मूर्ति के पास आने के लिए वो ये कार्य कर रहा है। तो उसने एक तरफ बांस टिका दिया है, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। अब हालदार साहब को और भी अचंभा हुआ, क्योंकि कितना गरीब और सामान्य व्यक्ति है, इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, फेरी लगा लगा के चश्मे बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब अगला मन में प्रश्न आया कि भाई अब तक तो समझ में आ गया कैसा व्यक्ति है, कैसा दिखता है, क्या करता है, लेकिन इसको कैप्टन कहा तो क्यों कहा, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, असली नाम यही है क्या, उनके मन में प्रश्न आया। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। पान वाले को बहुत देर हो गई थी हालदार साहब को जवाब देते देते, और अब वो ऊब चुका था जवाब देते हुए। इसलिए उसने साफ कह दिया कि भाई मेरे पास अब और टाइम नहीं है आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, क्योंकि कुछ सीमा ही नहीं थी हालदार साहब के प्रश्नों की। इसे उसने मना कर दिया। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ड्राइवर भी खड़े खड़े वेट करते करते परेशान हो गया था। काम भी था और सचमुच सच्चाई ये थी कि हालदार साहब को भी काम पर जाना था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब जीप में बैठे और चले गए। उन्हें लगा कि अगले प्रश्न अगली बार पूछेंगे, हर 15 दिन में तो मुझे यहाँ आना ही होता है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक यही क्रम चलता रहा। हालदार साहब हर 15वें दिन वहाँ से होकर गुजरते और मूर्ति पर चश्मा बदलते देखते। कैप्टन चश्मे बदलता रहता और उससे वो प्रसन्न होते रहते। कैसे कैसे चश्मे थे, कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा जिसे आगे चल के गॉगल्स नाम भी दिया गया,
गोगो चश्मा उसको हिंदी में कहते हैं, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। अब कैप्टन चश्मा ज़रूर रखता था, नेताजी की आंखों को बिना चश्मे के वो रहने नहीं देता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए वे जो चश्मे हर बार बदलते थे, उससे क्या होता था, वैसे तो यात्रा बड़ी धूल भरी थी, यानी मिट्टी उड़ती चली जाती थी, दूर दूर तक वीराना था और थकान भरी यात्रा थी, लेकिन हालदार साहब को कुछ सुख के क्षण किससे मिलते थे, इस मूर्ति पर चश्मा देखकर। कौतुक यानी हर बार ये जिज्ञासा रहती थी मन में कि इस बार कैसा चश्मा पहना होगा नेताजी ने और इस बार चश्मा कैसे पहना होगा। साथ ही साथ क्या चीज़ थी, प्रफुल्लता मिलती थी, उसको देख कर खुशी मिलती थी उनको। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार अब की बार क्या हुआ कि जब अगली बार 15 दिन बाद हालदार साहब गुजरे तो उन्होंने विचित्र दृश्य देखा। 2 साल से जो दृश्य नहीं देखा था वो देखा कि अब की बार नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नजर नहीं आया। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौहरे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। उस दिन क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई बात है। उस कस्बे के अंदर एक परिवर्तन नजर आया। पान वाले की दुकान बंद थी, बाकी दुकानें भी सब बंद दिखाई दी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। 15 दिन बाद फिर से आए, तब भी देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? उन्होंने उनके मन में जो जिज्ञासा थी कि पिछली बार भी नहीं था और आज भी नहीं, क्या कारण है, पान वाले से पूछा। पान वाला उदास हो गया। आज पान वाला दुखी था। पहले तो वो हंसता था, मजाक करता था, लेकिन आज उसका मन बड़ा दुख से भरा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। आज वो क्यों दुखी था, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी आदत के अनुसार जो पान खा रहा था उसकी पीठ थूकी और अपनी जो धोती पहन रखी थी उसके कपड़े के सिरे से उसने आंखें पोंछी और उसने बड़े दुख के साथ ही सूचित किया कि साहब अब कैप्टन मर चुका है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। इस बार हालदार साहब के सारे प्रश्न खत्म हो चुके थे। वो चुपचाप वहाँ खड़े रहे और उनको समझ नहीं आया कि आज वो क्या पूछें। फिर पान वाले के पैसे चुकाए, अपनी जीप में आके बैठे और रवाना हो गए आगे की यात्रा के लिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। अब ये बड़ा ही एक सीरियस थॉट है, बड़ा गंभीर प्रश्न हालदार साहब के मन में है, जो असल में लेखक ही हम लोगों से करना चाहता है। क्या बार बार सोच रहे थे हालदार साहब, क्या होगा उस कौम का। कौम कहते हैं जाति को। असल में ये जो जाति शब्द के लिए जो कौम शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसके पीछे स्वयं प्रकाश का अर्थ है भारतवासी। तो उस पूरे वर्ग का, उस पूरी कम्युनिटी का क्या होगा, उन भारतवासियों का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम करने देने वालों पर हंसती है। अपने देश के लिए यानी भारत देश के लिए जिन लोगों ने क्या क्या त्याग दिया, अपने घर छोड़ दिए, अपनी गृहस्थी, अपने परिवार छोड़ दिए, अपनी जवानी को भूल गए, जो अपनी ज़िंदगी तक को भूल गए, यानी अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने क्रांतिकारी थे, उन्होंने परवाह नहीं की अपने जीवन की और मर गए। कोई फांसी चढ़ गया, कोई गोलियों से मारा गया, किसी को अंग्रेज़ों ने मार मार के, कष्ट दे दे के, टॉर्चर दे दे के मार डाला। उन्होंने क्यों दिया था अपना जीवन, अपने इस देश के लिए, इस कौम के लिए, भारतवासियों के लिए दिया था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, उन सब कुछ होम कर देने वालों पर, होम का मतलब होता है हवन करना। जैसे यज्ञ के अंदर हम समिधा डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं और सब कुछ जलकर राख हो जाता है, ऐसे उन्होंने क्या क्या होम कर दिया था इस यज्ञ में। स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के यज्ञ में क्या क्या होम कर दिया, घर छोड़ दिए, गृहस्थी छोड़ दी, जवानी छोड़ दी और जिंदगी तक, प्राण तक छोड़ दिए। उन लोगों पर हंसती है ये कम्युनिटी, ये जो कौम है, कौन, भारतवासियों की जो कौम है वो हंसती है। उसका होगा क्या आखिरकार, ये उन पर हंसती है जो उनकी रक्षा के लिए मरते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। और दूसरा कष्ट क्या है, खुद बिकने को तैयार है, यानी
पैसे के मोल पे वो कुछ भी देने को तैयार है। उनको कोई परवाह नहीं है कि देश का सम्मान, उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत सब दाव पे लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर पैसे का लालच दिया जाए तो वो आज के ज़माने में कुछ भी बेचने को तैयार बैठे हैं। यानी उनका कैरेक्टर इतना मजबूत नहीं रहा है, उनका चरित्र इतना मजबूत नहीं रहा कि वो पैसों के लिए अपने देश को, उसके सम्मान को दांव पर ना लगाएं। यानी देश को बेचने को तैयार बैठे हैं, बल्कि मौके ढूंढ रहे हैं। उनको अवसर मिलना चाहिए, वो किसी भी मौके पर, किसी भी मोड़ पर, कितने भी पैसे के लिए लालच में आकर कुछ भी बेच सकते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसको कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। अब कस्बे की हृदय स्थली का मतलब है हृदय का स्थल, हृदय का भाग। हृदय कहाँ होता है? सेंटर में होता है। यानी वो एक तरह से सारे शरीर को चलाने के लिए केंद्र स्थल होता है। हृदय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, हार्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हृदय स्थली का मतलब है जो मेन एरिया था कस्बे का, यानी वही चौराहा जिस पर नेताजी की मूर्ति थी, उस पर जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है वो होगी आज भी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। आज उनको विश्वास था कि आज कोई भी चश्मा नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। जिस मास्टर को बनाना चाहिए था, जिसने मूर्ति बनाई थी, वो तो चश्मा बनाना ही भूल गया। उसने तो सबसे पहली गलती की ही थी, और जिसने उस गलती को सुधारा था यानी कैप्टन, वो अब मर चुका है। अब कौन सोचेगा इतना ज़्यादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके सम्मान के बारे में, उनके चश्मे के बारे में। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। हवलदार साहब ने मन मन सोचा कि मेरा मन दुखी होगा, मैं वहाँ नहीं रुकूंगा। पान वाले की दुकान पर रुकता था तो नेताजी की मूर्ति पर आंखें अपने आप चली जाती थी, इसलिए मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं आज, क्योंकि देखेंगे तो दुख होगा, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। उन्होंने ड्राइवर को ये बात स्पष्ट नहीं की कि वहाँ क्यों रुकना चाहते। उन्होंने सामान्य भाषा में कहा कि आज मत रुकना, आज बहुत काम है, कहीं और मौका मिला तो पान खाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं रुकेंगे उस कस्बे में। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। अब आदत से मजबूर हो गई थी आंखें। आखिर 2 साल का उनका अभ्यास था, हर बार नेताजी की मूर्ति की तरफ आंखें चली ही जाती थी, आज भी चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। अब जोर जोर से चीखे वो। रोकने के लिए उन्होंने कुछ देखा अचानक, और उन्होंने रोकने के लिए कहा अपने ड्राइवर को। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। इतनी ज़ोर से जब गाड़ी को ब्रेक लगेंगे तो ज़ोर से आवाज़ होती है, और वहाँ पर चलते फिरते लोग एकदम रुक गए, देखने लगे उस गाड़ी की तरफ। अचानक जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। अब जीप जैसे ही रुकी, लगभग चल रही थी, यानी रुकने वाली थी, थोड़ी सी स्पीड में थी, फिर भी हवलदार साहब चलती जीप से कूद कर उतरे। और फिर कैसे चले? तेज़ तेज़ कदमों से, जैसे जल्दी से मूर्ति के पास जाना चाहते हो। मूर्ति की तरफ लपके का मतलब जल्दी से पहुँचे उसकी तरफ, और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जैसे सावधान की मुद्रा होती है जो हम ज़्यादातर मार्चिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, वैसे अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए नेताजी के सामने जाकर। क्यों खड़े हो गए? ये अंतिम लाइनें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो इस पूरी कहानी का सार यहाँ पर पेश करती हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा जो होता है एक खास तरह की घास होती है, इसके विषय में मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो सरकंडे का मोड़ तोड़कर एक चश्मा बनाया हुआ था छोटा सा, जैसा बच्चे बना लेते हैं। शायद उस कस्बे के बच्चों ने बनाया हो, ये सोचकर कि अब कैप्टन तो है नहीं, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना, इसलिए उन्होंने सरकंडे को मोड़ के एक चश्मा बना लिया। हवलदार साहब भावुक हो गए, सेंटिमेंटल हो गए, उनको रोना आ गया। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। अब देखिए, इतनी सी बात, ये इतनी सी बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। असल में ये इतनी सी बात नहीं है, लेखक जो है व्यंग्य कर रहा है, या इस शब्द से वो बहुत गंभीर बात कहना चाहता है। ये इतनी सी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है, इसलिए उनकी आंखों पर
आंखों में आंसू भर आए। कारण क्या था? हवलदार साहब बिल्कुल निराश हो गए थे। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि इस कस्बे के कोई भी व्यक्ति के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ाने की बात भी आएगी। लेकिन आज देखा कि सरकंडे का जो चश्मा बना रखा था वो ऐसा चश्मा बनाया हुआ था जैसे बच्चे बना लेते हैं। यानी हवलदार साहब को तो बड़ों से ही उम्मीद नहीं थी, उस कस्बे के बच्चों ने वो चश्मा बनाया था। इससे उनकी आंखें भर आईं। क्यों भर आईं? क्योंकि उन्हें लगा कि बड़े तो बड़े, यहाँ पर बच्चे भी देशभक्त हैं। जिस आगे आने वाली पीढ़ी से मैं कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था, उन्होंने ही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बनाकर लगाया है। इसलिए उनकी जो आंखें भर आई हैं, खुशी के आंसू हैं ये। उन्हें एक उम्मीद जागी कि इस देश के बच्चे आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर देशभक्ति का भाव मर गया है। आज भी देशभक्ति का भाव है और भविष्य में भी हम कामना कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश के बच्चे इस देशभक्ति की भावना को संभाल के रखेंगे, संजो कर रखेंगे। यहाँ पर आपकी कहानी ख़त्म होती है। बहुत ही सुंदर कहानी है। आपको पढ़ते पढ़ते लगा होगा कि कितनी संदेशप्रद कहानी है। ये जो कस्बा है दरअसल ये हमारे देश का प्रतीक है और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे देशवासियों के प्रतीक हैं। कैप्टन मूर्तिवाला जैसे कैप्टन चश्मे वाला जैसे कई लोग हमारे यहाँ हैं जो देशभक्ति का भाव रखते हैं, और पान वाले जैसे कई लोग भी हैं जो हमारे देश के इन देशभक्तों पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। लेकिन हमारे देश के लोगों में देशभक्ति का भाव है और जिस आगे आने वाली पीढ़ी से हम कोई भी उम्मीद नहीं रखते कि वो देश के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ करेगी, उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना फूट फूट कर भरी है। जब पुरानी पीढ़ी दम तोड़ देगी तब ये बच्चे आगे आएंगे और देश के सम्मान को संभालेंगे। ये संदेश हमें ये कहानी देती है। हम आज का पाठ यहीं पर रोकते हैं और अगले पाठ में हम इस पाठ के शब्दार्थ पर विचार करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर विचार करेंगे जो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे। कुछ टर्म्स होंगी, कुछ वर्ड्स होंगे और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर पर हम विचार करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ को बार बार पढ़िए और आप पूरी तरह से इस पाठ को समझ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।